रोबर्टो बाजो एक तकनीकी तौर पर हुनरमंद तख्लीकी प्लेमेकर और सेट पेस के माहिर थे, जो अपनी कर्लिंग, फ्री किक्स, ड्रिबलिंग की महारत और गोल स्कोरिंग के लिए मशहूर थे। बाजो को बड़े पैमाने पर अब तक के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक समझा जाता है। 1999 में वो फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इंटरनेट पोल में चौथे नंबर पर आए। 2002 में फीफा वर्ल्ड कप ड्रीम टीम में उनको चुना गया। 1993 में इन्हें फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया और इन्होंने बैलन डी'ओर जीता। 2004 में इन्हें पहले ने फीफा 100 में नामजद किया, जो दुनिया के अजीम जिंदा खिलाड़ियों की फहरिस्त थी। बाजो ने इटली के लिए 56 मैचेस खेले, 27 गोल्स किए और एलसैंड्रो डेल पैरो के साथ मिलकर अपनी कौमी टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। इन्होंने इतालवी टीम के लिए 1990 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2 बार स्कोर किया, जिसकी वजह से ये टीम तीसरे नंबर पर रही। 1994 के वर्ल्ड कप में इसने 5 गोल करके इटली को फाइनल में पहुंचाया और वर्ल्ड कप सिल्वर बॉल हासिल किया। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप ऑल स्टार टीम में नामजद किया गया। बाजो 3 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वाहिद इतालवी खिलाड़ी हैं। 1990 में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के लिए फेवरेंटीना से जुवेंटस चला गया। बाजो ने अपने करियर के दौरान 7 मुख्तलिफ इतालवी क्लबों के लिए खेलते हुए 2 सीरी ए, 1 कोपा इटालिया और 1 यूएफा कप जीता है। 2004 में अपने करियर के आखिरी सीजन के दौरान बाजो सीरी ए में 200 गोल करने वाले 30 सालों में पहले खिलाड़ी बन गए और 205 गोलों के साथ सीरी ए में अब तक के 7वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रोबर्टो बाजो, व्हाट अ प्लेयर ही इज। अफरीदी, ही वाज अ फैंटास्टिक प्लेयर और जितनी तारीफ करें उतनी कम है उनकी। हमने कुछ बड़ी रिपोर्ट में जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखी है। कुछ बताएं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। जी बहुत ही आप मुझे कह रहे थे कि आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो आज बताएं उनके बारे में, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। जी वाकई में इनकी लाइफ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्होंने अपने 8 बहन भाइयों के छोटे भाई थे मोस्टली और फादर लाडले होंगे फिर तो। वैसे ये भी एक मिथ है, छोटा जो है वो लाडला होता है। नहीं, क्योंकि जब इतने ज़्यादा हों तो फिर कोई लाडला नहीं बनता होता। कोई, ठीक है, क्योंकि 8 बहन भाई थे इनके। अच्छा, ठीक और है। इनके फादर जो थे वो मतलब उनका एक वर्कशॉप था, वर्कशॉप में काम करते थे और इनको भी कहते थे कि आपने वर्कशॉप, क्योंकि ये जब स्कूल से वापस आते थे ना तो चुपके से खिड़की से ये कूद जाते थे, घर से बाहर चले जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए। हाँ। फिर इनके फादर इनको पकड़ के वापस लाते थे और कहते थे कि आपने मेरे साथ शॉप में भी हेल्प करनी है, उसके बाद फिर जब आप शॉप में भी हेल्प कर देंगे तो उसके बाद आपने जाना है, फिर आप जितनी भी फुटबॉल खेलना चाहे खेलें। अच्छा। इन्होंने स्टार्ट में अपने लोकल क्लब से स्टार्ट किया और उनके लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी। विचेंजे क्लब था और जब जिस टाइम पे इन्होंने फ्योरेंटीना के लिए साइन किया 1988 में, तो इनका जो विचेंजे के साथ आखिरी मैच था, उस मैच में इनको एक ACL एंकल इंजरी, शदीद एंकल इंजरी हुई और इनको 228 स्टिचेस लगे उस इंजरी की वजह से। और ऑलमोस्ट डॉक्टर्स, इन्होंने उस टाइम पे डॉक्टर से पूछा तो कि मैं खेलूँगा कब फुटबॉल दोबारा से, तो डॉक्टर ने पहले तो खामोश हो गए। डॉक्टर्स का वही जवाब होता है वो जो कल भी हम कह रहे थे। जी बिल्कुल। और बाद में कहा कि आपकी सेहत ठीक हो जाए और आपको दोबारा से एक वो मिल जाए ज़िंदगी, तो वो भी बेहतर है, आप फुटबॉल का। लेकिन 228 स्टिचेस का नाम सुन के ही जो है वो, लेकिन उस वक्त भी उस बिस्तर पे भी उनको एक ही फिक्र थी कि मैं फुटबॉल कब खेलूंगा। जी, तो और उनको उस टाइम पे इतनी तकलीफ होती थी उस इंजरी की वजह से, नी में इतनी ज़्यादा तकलीफ और दर्द उनको सहनी पड़ती थी कि एक दिन उन्होंने बेड पे लेटे हुए थे अस्पताल में और अपनी अम्मी से कहा, इनका ये फेमस डायलॉग भी है कि क्या आप मुझे एक जहर का इंजेक्शन दे सकती हैं ताकि मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस आती हैं ज़िंदगी में और जब आप बेसिकली आप हिम्मत नहीं हारते, आप उस चीज़ से जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं और आपका बस नहीं चल रहा होता, आप इतने मजबूर होते हैं और फिर आप इस तरह की बात जो है वो करते हैं। और मैं भी कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि बड़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं और उनके मुंह से भी ऐसे डायलॉग्स मैंने सुने हैं कि क्या आप मुझे जहर दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे पेन का अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदा किस चीज़ में से वो गुजर रहा है। वो फिर क्रोचेस पे फिरते होते थे और फुटबॉल ग्राउंड के बाहर खड़े होते थे, क्योंकि वो चल तो नहीं सकते थे, तो सिर्फ जब देखते थे फुटबॉल को तो उस और तकलीफ़ में मुब्तला होते थे कि क्यों मैं नहीं खेल सकता। तो फिर बाद में इनकी कोई साल बाद रिकवरी हुई और इस टाइम पे फ्योरेंटीना का किरदार बहुत अहम है। फ्योरेंटीना ने साइन किया था, डील कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई थी, 2 दिन ही रह गए थे और वो अपना विचेंजे में आखिरी मैच खेले थे जब इंजरी हुई।
अच्छा। तो फ्योरेंटीना जो थी वो आउट कर सकती थी, बैक आउट, कि हमने नहीं लेना इसको, क्योंकि अभी ये बहुत Injury के ACL बाद जो जो- होता है ना, ACL क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है, वो बहुत ही डेंजरस वो होती है इंजरी, अच्छा। जो आपका कैरियर ख़त्म कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप पे भरोसा है, आप फ्यूचर के बहुत बड़े सुपरस्टार इनको कहा जा रहा था कि ये इटली के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, उस लेवल का इनका स्टेचर था 18 साल की उम्र में। तो फियोरेंटीना ने कहा कि हम ना सिर्फ आपको साइन करेंगे और आपकी जो इंजरी है उसमें भी जितने भी पैसे आप पे लगेंगे हम उस पर स्पेंड करेंगे। तो उस वजह से इनको फियोरेंटीना से जो थी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। फियोरेंटीना के लिए फिर इन्होंने पहले जब स्टार्ट किया, 1 साल बाद इंजरी जब थोड़ी सी बेहतर हुई, इन्होंने खेलना शुरू किया, तो फिर दोबारा से वही इंजरी इनको हुई और फिर से इनको 220 स्टिचेस के बाद अब इस बार इनको 228 स्टिचेस लगी। तो एक और वो तकलीफ, और ऑलमोस्ट जो था वो कैरियर जो इतना वो कह रहे थे कि ये पीक करेगा, वो शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन फिर से इन्होंने वो इंजरी भी अच्छा, उसको भी इन्होंने रिकवर किया। उसको भी रिकवर किया, लेकिन उसके लिए क्योंकि उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी, Of course, तो इनको बिल्कुल ये इन्होंने एक दुकान पे गए, सीडीज़ की दुकान पे, और ईगल्स का एल्बम पूछ रहे थे। तो वो दुकान पे एक दिन गए, उस शॉपकीपर ने इनको कहा कि ईगल्स का एल्बम आया ही नहीं है, न्यू एल्बम। अच्छा। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तो वो दुकानदार ने तीसरे दिन उनको कहा कि आपको क्या इशू है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उनका उस new जमाने में album ईगल के आया ही एल्बम्स नहीं। आते थे, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने फिर उस दिन ना उनका नाम लिया कि बाजियो, व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर ईगल्स एल्बम व्हेन दे आर नॉट रिलीजिंग एनीवन। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते हो? तो उसने कहा कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो फ्यूचर इटली वर्ल्ड कप विनर है। तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब इस तरह की तकलीफ़ है, उनको भी इंजरी का पता था, पूरे इटली को पता था उनकी इंजरी का। तो उन्होंने उनको सजेशन दी कि आप इतनी तकलीफ़ में हो तो आप उनको उन्होंने एक किताब दी बुद्धिज़्म की कि ये स्टडी करो, और अगर आपको अच्छा। अच्छी लगे तो आप मेरे पास आ जाना, नंबर दे दिया, तो मैं हम आपको इसको प्रैक्टिस further करेंगे। ओके। तो उन्होंने वो बुद्धिज़्म से वो जो पीस थी और जो मतलब स्पिरिचुअलिटी की Spirituality तरफ की चले जो- गए, हाँ। और वो उधर से उनको एक ज़िंदगी जीने की एक मकसद मिल गई। वाह, मकसद मिल गया। दैट और मींस कि आपको जिंदगी में जो सेक्रीफाइस देते हैं या कोई बड़ी तकलीफ, अब 220 स्टिचेस आपकी नी के ऊपर और आपकी टांग पे, और फिर 228 स्टिचेस, उसके बाद जो है वो यू आर लाइक, आप क्या कह सकते हैं, और उसके बाद आपको एक मकसद इस तरह का, तो मतलब देयर इज समथिंग आपके लिए ब्लेसिंग ही होती है। जी, बिल्कुल। कोई और भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती उनकी फैमिली ने पहले स्टार्ट में, इवन जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, जो बाद में उनके साथ शादी होनी थी, वो पहली बार जब उसने रिवील किया कि मैं तो बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो छोड़ गई गर्लफ्रेंड होंगी। उनकी हंस पड़ी कि ये क्या कह रहे हो, मजाक मत करो। तो उसने पागल कहा तो नहीं, मैं नहीं हो गए सीरियस तो। हूँ और मैं दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, एक सुबह 1 घंटा और एक रात को। तो उसने कहा ये क्यों कर रहे हो? ये तो क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म तो दो उसमें सेपरेट बहुत हैं, वो different। उसने मतलब अपना रिलीजन ही चेंज कर दिया था। तो फिर उसने अपने फैमिली को और अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि गर्लफ्रेंड क्या छोड़ गई, तुम्हें- फिर गर्लफ्रेंड छोड़ गई, फिर छोड़ना तो बनता था वैसे। नहीं छोड़ा। अच्छा, नहीं क्योंकि छोड़ा, उन्होंने समझ गई वो। सब घर वालों ने और सब फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, और Okay। वो इसलिए सपोर्ट किया कि इनकी एक लाइन थी फेमस कि क्या मैं आप लोगों को पहले से थोड़ा सा चेंज नहीं लग रहा? अगर चेंज नहीं Positive लग रहा, change। पॉजिटिव चेंज आ गया था उसमें। पिछले कोई जब से वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस करे थे उसकी फैमिली को नहीं पता था, लेकिन उसमें पॉजिटिव और चेंज वो एक रिलैक्सेशन भी मिल जाती है कि आप इतनी पेन से भी गुजरे हैं और आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और आप जैसे पहले आप पहला डायलॉग के साथ अगर मैच करें कि क्या मुझे आप जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं, वो सिनेरियो, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी या वो एक कनेक्शन नहीं था, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनका डायलॉग चेक करें कि क्या आपको मेरे में कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो ये सफ़र था उससे लेकर इस तक का। जी बिल्कुल, और ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज उनमें नज़र आ रहा था। वो एक बेहतर इंसान बन गए थे और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। वो रोबी जो हमेशा रोता रहता था कि ख़त्म हो गया सब ये वो, और फिर वो एकदम से फोकस्ड हो गया कि मैंने वापस फुटबॉल के लिए, ना सिर्फ मैंने फुटबॉल के लिए बल्कि क्योंकि इन्होंने 1970s का जो वर्ल्ड कप फाइनल था वो इटली ब्राज़ील से फाइनल हार गई थी। अच्छा। तो तब ये 3 साल के थे, और इनके अब्बू क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे उस पे, तो 3 साल का बच्चा उसने बस सिर्फ अपने फादर को जब रोते हुए देखा तो कहा कि अब्बू एक दिन मैं ब्राज़ील को फाइनल में हराऊंगा Nice। और आपके लिए ट्रॉफी लेके आऊँगा। Wow। तो वो चीज़ बुद्धिज़्म पे जब इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की, तो जो इनके टीचर टाइप थे वो बंदे जो जिन्होंने उनको इस तरफ कैसे- लाए इनको, हाँ, जी, जो इनको लाए थे, उन्होंने इनको कहा कि आपने बस एक चीज़ पे फोकस करना है।
आपने एक चीज़ को फोकस करना है और बस उसी को आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो उसने वो जो बचपन का जो ड्रीम था, और उनके फादर ने भी कहा था कि ये ब्राज़ील को वर्ल्ड कप में हरा के वर्ल्ड कप इटली के लिए जीतेगा, तो वो फिर इस पे फोकस हो गए। फ्योरेंटीना के लिए भी वापस से खेलना शुरू किया। फ्योरेंटीना के साथ 5 साल खेला। फ्योरेंटीना वाली स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है। फ्योरेंटीना के साथ जब 5 साल खेला तो 5 साल बाद फ्योरेंटीना इनको रिटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही वर्ल्ड सेंसेशन बन गए थे और इटली की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, और फ्योरेंटीना के लिए भी। इवन फ्योरेंटीना की ओवरऑल टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन ये अपनी इंडिविजुअल स्किल्स और ब्रिलियंस की वजह से उनको सक्सेस दे रहे थे। फिर 1990 में, क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे कि फ्योरेंटीना छोड़े, लेकिन फ्योरेंटीना इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज, क्राइसिस थे, तो फिर यूवेंटस ने इनको ख़रीद लिया। और यूवेंटस और फ्योरेंटीना में 1991 में जब मैच हुआ और यूवेंटस को पेनल्टी मिली, तो इन्होंने पेनल्टी लेने से ही इनकार कर दिया। कि मैंने पेनल्टी नहीं लेनी। और उस टाइम भी क्योंकि वो इस तरह तो नहीं कह सकते थे कि क्योंकि ये मेरा बिलवेड क्लब है, इसके अगेंस्ट में गोल नहीं स्कोर करना चाहता। इसने बहाना बनाया कि ये जो गोलकीपर है ये बचपन से मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है और ये मुझे इसको पता होगा कि मैंने कहाँ पेनल्टी तो मेरी सेव कर लेगा। तो फिर जो इसके दूसरा बंदा जो आया उसने मिस कर दी पेनल्टी, और वो मैच फ्योरेंटीना 1-0 से यूवेंटस से जीत गई। और जब ये सब हो के वापस सब्स्टिट्यूट हो रहे थे, तो फैन ने ना इसके ग्राउंड में इसके आगे स्कार्फ फेंक दिया, फ्योरेंटीना वाले फैन ने, जो प्रीवियस इनका फैन था। अच्छा। तो वो इसने उठाया, किस किया और अपने अराउंड रैप कर लिया। तो फ्योरेंटीना के फैंस तो सारे पागल हो गए, क्योंकि पहले से इतनी मोहब्बत थी उनके बाजियों के लिए, और बाद में ये जेस्चर यूवेंटस में जाके, लेकिन यूवेंटस के फैंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर 1 साल तक यूवेंटस के लिए, पहला साल जो इन्होंने खेला, यूवेंटस के फैंस ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। 1 साल बाद जब एक के मैच के बाद दूसरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते गए, तो फिर दूसरे साल मजबूरी बन गई फैंस की, जो है वो भी फैंस बन गए। और 1990 वर्ल्ड कप में भी इटली के लिए, तब तो बहुत यंग थे, 20-22 साल की उम्र होगी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन फाइनल तक पहुंच नहीं पाई इटली, और सेमीफाइनल तक पहुंचे। फिर 1994 का वर्ल्ड कप आता है, और वो जो इसने डेस्टिनी लिखी थी, और वो जो ड्रीम था इसके फादर का और इसका अपना, कि मैंने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप फाइनल में हराना है। इनके बारे में ये एक फेमस चीज़ है कि ये जब भी बड़े मैचेस होते थे ना, तो बड़े मैचेस में ये अलग से एक बीस्ट प्लेयर बन के आते थे, और एक अलग ही इनका लेवल होता था। नॉर्मल मैचेस में नॉर्मल परफॉर्मेंस, लेकिन जब बड़ा मैच होगा ना, तो बाजियो जो है, रॉबियो जो है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। और उसी तरह हुआ नॉकआउट स्टेज में, जब इटली पहुंची 1994 के वर्ल्ड कप में, तो एक के बाद एक मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते गए और फाइनल तक पहुंचा। बिल्कुल। यहाँ पे रॉबर्टो बाजो के बारे में और भी बहुत सी शायद बातें हैं जो कि वक्त अगर हम शुरू कर दें तो शायद पूरा प्रोग्राम ही उन पे करना पड़ जाए, और इंशाल्लाह इन पर मज़ीद भी हम जो है वो बात करेंगे। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं और जिनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स में से गुजरती है, और बड़ा एक लेसन है अगर आपने ये देखा भी है और सुना भी है, स्पेशली हमारे प्लेयर्स के लिए भी और हमारी यूथ के लिए भी, कि इस तरह की पेन्स और इस तरह के तकलीफ़ों से गुजर कर जो है वो ना उम्मीदी और मायूसी जो है वो नहीं होती, बल्कि आपको ये चीज़ें आती ही बड़ा बनाने के लिए। और अल्लाह ताला शायद इनको उस मकाम पे लेके जाना चाह रहे थे, और एक अपनी तरफ भी वो गाइडेंस करना चाह रहे थे, दूसरी तरफ फुटबॉल में भी उस तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनको बनाया जा रहा होता है इंसान को। वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू मेक योर सेल्फ यू हैव टू ब्रेक योर सेल्फ। तो अगर आपको बनाया जाना है तो फिर उसके लिए तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा इसी एक मरहला होता है, प्रोसेस होता है। तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हों तो आपने उसमें घबराना नहीं होता, आपको बड़ा बनाती हैं वो चीज़ें, और आप सिर्फ पेशेंस भी स्माइल के साथ, मतलब ये नहीं कि रोते हुए। और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आ जाती हैं फिर आपको ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे, किसी भी जगह पे आप हों, तो आपको कामयाबी से कोई चीज़ रोक नहीं सकती, क्योंकि फिर अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल होती है।